हाँ जी दोस्तों, कल अपन क्वेश्चन कौन सा बनाए थे? 6 नंबर बनाए थे कैश बजट का। आज 7 और 8 दो क्वेश्चन बनाने वाले इस वीडियो में। मैं तो फिर पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर डिसाइड करेंगे पढ़कर कि कैसे कैसे कॉलम बनेंगे। और 7 नंबर एमपी लगा दो, ठीक है। 8 भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आने लायक। तो ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। सुनोगे समझोगे तभी सीख पाओगे। और सारा खेल कैलकुलेटर का है, बहुत दिनों से नहीं मिटाया, मिटा ही देता हूँ। सारा खेल कैलकुलेटर का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न बजटेड समंकों से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले 3 माह के लिए। अच्छा, मार्च का बोला है, मार्च 3 माह समाप्त होने वाला, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का बनाना पड़ेगा, ठीक है। मार्च में 3 महीना खत्म हो जाता है तो उससे पहले 3 महीने गिन लो, जनवरी फरवरी और मार्च। ये 3 महीने का बनाना पड़ेगा। अब देखो महीना दिया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बनाना 3 महीने का, 6 महीने का इन्फॉर्मेशन दिया है। और सेल दिया जो कि रिसिप्ट में आएगा, परचेस दिया जो कि पेमेंट में आएगा, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब पेमेंट में आएगा, एक्सपेंस है ना इसीलिए। अब नीचे पढ़ो। 1 जनवरी 2021 को संभावित रोकड़ शेष 20,000, ये तो कैश बैलेंस है। अच्छा मिटा दिया मैंने, कैश बैलेंस स्टार्टिंग में लिखते अपन, ठीक है। अन्य सोचना इस प्रकार है, क्रय एवं व्यय जिस माह में हुए उसके अगले माह में भुगतान किया जाता है। मतलब परचेस और जो एक्सपेंस वगैरह है, जो भी एक्सपेंस है वो सब अगले महीने में पेमेंट होता है। मतलब जिस महीने करते हैं उसके बाद वाले महीने में, मतलब जैसे मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, इस टाइप का है ना। हाँ, बी नंबर देखो, मजदूरी जिस माह में हुई उसी महीने में दिया रहता है। वेजेस का कोई टेंशन नहीं है, जिस महीने का वेजेस उसी महीने में आएगा, अच्छी बात है। सी नंबर पढ़ो, उधार बिक्री की शर्त है कि भुगतान विक्रय के अगले माह के अंत तक हो जाना चाहिए। उधार बिक्री का पेमेंट के लिए बोल रहा है कि विक्रय जिस महीने करेंगे उसके बाद वाले महीने के एंड तक हो जाना चाहिए। विक्रय के 1/2 दे तिथि पर भुगतान हो जाता है। देखो जैसे थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक किया इस क्वेश्चन को लेकर। क्या कंफ्यूजन है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। उधार बिक्री की शर्त है कि भुगतान विक्रय के अगले माह के अंत तक हो जाती। सपोज तुम लोग जनवरी का सेल खरीदिए, ठीक है। जनवरी के सेल को, जनवरी का सेल जो है उसका पेमेंट कब तक मिल जाना चाहिए? भाई हम किसी को माल बेचे, पैसे मिलेंगे ना, कब तक? क्या जनवरी में ही? लिखा है अगले महीने के एंड तक, यानी जनवरी का सेल फरवरी तक मिल जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। लेकिन आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट उसी लाइन में पढ़ो। विक्रय के 1/3, 1/2 का दे तिथि पर भुगतान हो जाता है। फिर हमने तो टाइम दिया भैया, जनवरी में माल बेच रहे अपन, आप फरवरी तक पेमेंट कर देना हमको। लेकिन पूरा पेमेंट नहीं मिलता, 1/2 पेमेंट बस मिलता है, 1/2 भाग, मतलब आधा भाग मिलता है। ऐसा बोल सकते हैं हम, अल्टीमेटम तो दिए फरवरी तक पैसा मिल जाने चाहिए, लेकिन फरवरी तक पूरा पैसा नहीं मिलता, क्वेश्चन में लिखा है आधा मिलता है। तो बाकी आधे का क्या? पढ़ो थोड़ा और। शेष आधा उसके आगामी में, मतलब बाकी आधा मार्च में, मार्च में आधा मिलेगा। यानी जनवरी का पैसा, जनवरी का जितना भी उधार बिक्री होगा उसका आधा मिलेगा फरवरी में, आधा मिलेगा मार्च में। सपोज अप्रैल का बना रहे, अप्रैल का आधा मई में और आधा जून में। समझ आ रहा है? अल्टीमेटम दिए तो थे कि भैया अगले महीने के एंड तक पेमेंट कर देना, लेकिन उस एंड तक पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, आधा पेमेंट हो रहा है, बाकी आधा उसके बाद वाले महीने मिलेगा, ठीक है। अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। आगे डी नंबर पढ़ो, वास्तविक बिक्री के अगले माह में 5% विक्रय कमीशन दिया जाता है। जिस महीने में सेल करेंगे उसके बाद वाले महीने में कमीशन देंगे 5%, ठीक है। समता अंश पर फरवरी और मार्च माह में 10,000 की याचना राशि प्राप्त हुई। इक्विटी शेयर का पैसा, इक्विटी शेयर इशू किए, पैसे मिले। कौन कौन से महीने में? कहा गया? फरवरी और मार्च में, ठीक है। हमें बताना है जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ फरवरी और मार्च में मिला है, जनवरी में नहीं आया, अच्छी बात है। फिर 10,000 की मशीन खरीदी गई दिसंबर में, जिसका पेमेंट मार्च में होगा, ऐसा लिखा देखो। तो मार्च में 10,000 का पेमेंट और आएगा मशीन खरीदने के नाम से। चलो कैश बजट बनाते हैं जनवरी फरवरी मार्च। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? कैश बजट फॉर जनवरी टू मार्च।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो लंबा खींच रहा हूं मैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आईएमपी। चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखा जाता है? बैलेंस। ठीक है, देखो कितना दिया बैलेंस, नीचे दिया होगा बॉक्स के नीचे 20,000 जनवरी का बैलेंस है ये। फरवरी मार्च का तो इसका आएगा उसमें छापेंगे, इसका आएगा उसके छापेंगे, तो कर सकते हैं। फिर आता है रिसिप्ट। मैं जिस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ जरूरी नहीं कि वैसा प्रेजेंट करना है, तुम्हें जैसा पसंद हो। रिसिप्ट में देखो सेल आएगा और कुछ आएगा नहीं, तो रिसिप्ट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख लेता हूं। अच्छा इक्विटी शेयर इशू की वो भी आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। जरा सोचो हमारे पास 6 महीने का सेल दे दिया है, क्या 6 महीने का नाम लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। जरा सोच के देखो, हमें जनवरी फरवरी और मार्च का चाहिए, भाई जनवरी का मार्च में मिलता है, ठीक है, तो इससे 2 महीना पहले नवंबर का दिसंबर में मिलेगा और एक जनवरी में मिलेगा, तो मैं नवंबर से चालू करूंगा। हालांकि यह इंफॉर्मेशन अक्टूबर का दिया है, लेकिन अक्टूबर से क्या ही करना है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आएगा, ठीक है। नवंबर का दिसंबर में आधा और जनवरी में आधा, दिसंबर का जनवरी में आधा फरवरी में आधा, जनवरी का फरवरी में आधा मार्च में आधा, फरवरी का मार्च में आधा और अप्रैल में आधा। हालांकि अप्रैल वाला कॉलम है नहीं, ठीक है। और कुछ बोला है क्वेश्चन में सेल के बारे में? सेल के बारे में और कुछ दिया नहीं ना, चलो अच्छी बात है। नवंबर का सेल है 56,000, तो नवंबर का 56,000 का आधा कर लेते हैं, नवंबर का 0 और 1/2 लिख लेता हूँ, समझ जाओगे। 0 किस में? दिसंबर में, दिसंबर तो है नहीं, बाकी जनवरी में आधा, तो 56,000 का आधा होता है 28,000, ठीक है। दिसंबर का आधा जनवरी और फरवरी में, तो आधा जनवरी में आधा फरवरी में, तो दिसंबर 64 है, 64 का आधा 32 होता है, 32,000 यहाँ पे, 32,000 यहाँ पे। जनवरी, जनवरी का 80 है, इसका भी आधा आधा, अगर आधा आधा करेंगे 80 का तो कितना होगा 40-40, तो यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। फिर फरवरी में आधा लेंगे और आधा अप्रैल में आएगा, इसलिए 0 लिख दिया अप्रैल वाला, ठीक है, अप्रैल में तो जाना नहीं हमको। आधा लेंगे फरवरी का कितना 84, 84 का आधा कितना होता है 42, और हाँ 42 ही होगा और क्या, 84 का आधा 42,000, ठीक है। बाकी आधा अप्रैल में, लेकिन अप्रैल वाला कॉलम है नहीं हमारे पास। चलो अच्छा अब नीचे पढ़ो तो पॉइंट नंबर ई समतांश वाला, इश्यू ऑफ शेयर कर रहे अपन, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ के देखो कौन कौन से महीने में। समतांशों से फरवरी और मार्च में 10,000, फरवरी में 10,000 और मार्च में 10,000। मुझे और कोई रिसिप्ट का नहीं दिख रहा है, रिसिप्ट में इतना ही आएगा तो इसका ए नंबर डाल के जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे अपन। क्रेडिटर्स मतलब परचेस जितना किए उसका। परचेस के बारे में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ सकते हो, क्रय और वह जिस माह में हुए उसके अगले माह में भुगतान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है पेमेंट कौन कौन से महीने का होगा, देखो जनवरी फरवरी और मार्च में किस किस का पेमेंट होगा, दिसंबर का पेमेंट होगा जनवरी में, जनवरी का पेमेंट फरवरी में, फरवरी का पेमेंट मार्च में, मार्च का पेमेंट अप्रैल में। तो अप्रैल का है लिखूंगा क्योंकि हमारे पास कॉलम है ही नहीं अप्रैल, ठीक है। तो परचेस देखना कौन कौन से था, दिसंबर जनवरी फरवरी। दिसंबर का परचेस 45,000, जनवरी का कितना दिया है 51,000 और फरवरी का कितना दिया हुआ है 57,000, 57,000। ये परचेस हो गया। देखो सेल वाला कॉलम पूरा नहीं पढ़िया, परचेस वाला कॉलम नहीं पढ़िया, वेजेस, वेजेस जिस महीने का है उसी महीने में देते हैं, तो वेजेस के बारे में ज्यादा कुछ मत सोचो, यहां लिख देता हूं मैं सेम मंथ, चलेगा, ऐसे ही समझने के लिए लिख रहा है। वेजेस 17,400, 18,400 और 19,000, इसका 17,400, इसका 18,400 और इसका 19,000, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस शॉर्टकट में लिख दिया MFG एक्सपेंसेस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पेमेंट अगले महीने होगा ऐसा लिखा था क्वेश्चन में, चाहो तो पहला पॉइंट पढ़ सकते हो। क्रय एवं व्यय, व्यय तो दो है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और एक सेलिंग एक्सपेंस, इन दोनों का पेमेंट अगले महीने में होगा। मतलब दिसंबर का ऐसे लिख दूं क्या, नीचे क्या क्या महीना लिखूंगा जरा सोचो, दिसंबर जनवरी फरवरी लिखूंगा, पैसा ज्यादा जगह लगेगा, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट मंथ। समझ जाओगे, समझने से मतलब है यार। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिसंबर से चालू करना, 4,300, 4,500 और 5,200, 4,300, 4,500 और 5,200, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद तुम्हारा है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस भी नेक्स्ट मंथ में जाएगा, तो महीना देख के बताओ कि कौन कौन सा अमाउंट आएगा। दिसंबर जनवरी फरवरी 2,500 दिख रहा है मुझे, 2,700 और 3,400, 2,500, 2,700 और 3,400। एकदम लास्ट लाइन पढ़ो, मशीन खरीदा जिसका पेमेंट मार्च में होगा, तो मशीन परचेस लिख देते हैं। मार्च में पेमेंट करना है कितना रुपए, 10,000 रुपए मार्च में पेमेंट करना है। और कुछ दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, बस अब कैलकुलेशन करना बाकी है, थोड़ा हिसाब लगा लेते हैं फिर। अब मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ गलती हो ही रहा है, सिली मिस्टेक कर रहा हूं वैसे मैं। तो हमारे पास रिसिप्ट में है 80,000, 45,000, 17,400। अरे कमीशन छोड़ दिया क्या मैंने, मुझे लगा ही था। कमीशन अचानक से दिमाग में क्लिक किया, यार कमीशन भी तो आएगा, कमीशन बोला था क्वेश्चन में, मैंने छोड़ दिया। हाँ, कमीशन जितना सेल करेंगे उसके अगले महीने में, तो दिसंबर का कमीशन जनवरी में, जनवरी का कमीशन फरवरी में, फरवरी का कमीशन मार्च में, तो दिसंबर का सेल देखो कितना है, 5% ऑफ नेक्स्ट मंथ लिख दो क्या, 5% ऑफ प्रीवियस मंथ। समझ जाना, ठीक है, समझने के लिए ठीक है। दिसंबर के सेल का 5% जनवरी में लगेगा। दिसंबर का सेल दिया 64,000, 64,000 का 5% होता है 3,200। जनवरी का सेल है तुम्हारा 80,000, 80,000 का 5% होता है 4,000। फरवरी का 5%, 84,000 का 5% 4,200। और मार्च का तो अप्रैल में जाएगा, तो अप्रैल है नहीं हमारे पास, तो इतना ही ठीक है। अब जोड़ते हैं, अब मुझे नहीं लग रहा कुछ छूटा है, देखते हैं। 45,000, 17,400, 4,300, 2,500 और 3,200, यह आएगा तुम्हारा 72,400। 80,000 शुरुआत में था, 7,600 बचेगा। देखो तो आंसर में 7,600 है कि नहीं। चलो कुछ तो सही बना, इस 7,600 को यहां बैलेंस में लिख देंगे। अब फिर से जोड़ते हैं, 32,000, 40,000, 10,000, यह आएगा 89,600। यहाँ का जोड़ लेते हैं, 51,000, 18,400, 4,500, 2,700 और 4,000, यह आएगा 80,600। 89,600 माइनस 80,600, 9,000। 9,000 बिल्कुल सही, ये 9,000 यहाँ लेंगे। 57,000, 19,000, 5,200, 3,400, 10,000, 4,200, यह आएगा 98,800। यहाँ का टोटल नहीं लगाया क्या, 9,000, 40, 42 और 10, 1,01,000 माइनस 98,800, 2,200। बिल्कुल सही, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा लगा क्वेश्चन, इसी लेवल का आता है, ज्यादा टफ के बारे में सोचना मत, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे 2 ही क्वेश्चन बनाना है, एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट लग गया। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, ये भी मुझे बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और लगभग ऐसा ही कुछ दिख रहा है। चलो देखो क्वेश्चन समझ जाओगे। निम्नांकित से माह अप्रैल से जून, यानी अप्रैल मई जून 3 माह का रोकड़ बजट तैयार करना है, अप्रैल मई और जून का। तो कॉलम का आइडिया तो हो चुका होगा, सेल दिया है देखो, ठीक है, फिर परचेस दिया है, वेजेस दिया, एक्सपेंस। सेल तो तुम्हारा उसमें जाएगा रिसिप्ट में, और परचेस, वेजेस और एक्सपेंस तुम्हारा पेमेंट में आएगा। क्रय का 10% एवं विक्रय का 20% नकद होता है। कैश सेल और कैश परचेस भी दे दिया है, कर लेंगे, आसान है। कंपनी की औसत वसूली अवधि आधा माह है,
औसत वसूली अवधि आधा महीने का होने का मतलब होता है डेटर से जितना मिलता है अगले महीने आधा मिलता है, कर लेंगे। और उधार क्रय का भुगतान 1 महीने पश्चात होता है। जो उधारी में माल बेचते हैं उसका पेमेंट अगले महीने होगा, है ना। उधारी में माल किसको, सॉरी, उधार खरीदते किससे हैं, क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट अगले महीने करेंगे अपन, ठीक है। मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान होता है, वेजेस को हर महीने पेमेंट करते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत खास चीज है, वेजेस को साप्ताहिक पेमेंट करते हैं। अच्छा, पहला सवाल मेरा, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4। इमेजिन करो तुम लोग कहीं पर जॉब कर रहे हो, तुमको वीकली पेमेंट मिलता है हर हफ्ते। एक हफ्ता काम करोगे उसका पेमेंट अगले हफ्ते मिलेगा, अगला हफ्ता काम करोगे उसका पेमेंट अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते काम करोगे उसका पेमेंट अगले हफ्ते में। 4 हफ्ता काम कर लिए, जब 4 हफ्ते का पेमेंट मिल चुका तो उस महीने क्या पूरा महीना खत्म हो चुका है, नहीं ना, 3-4 दिन बचा रहेगा। उस अगले हफ्ते का पेमेंट उसके बाद वाले महीने में शिफ्ट हो जाएगा। सपोज जनवरी जनवरी 1 तारीख से 7 तारीख तक तुम लोग काम किए, अगले हफ्ते 8 से 14 तारीख के बीच में पेमेंट मिल जाएगा। 8 से 14 तक काम किए, पेमेंट उसके बाद, है ना, 15 से 22 तक कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद काम किए तो उसके बाद वाले महीने में पेमेंट मिलेगा ना, तो पेमेंट कब शिफ्ट हो गया, अगले महीने में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है एक महीने में 4 हफ्ते होने का मतलब 1/4 पेमेंट अगले महीने में जाता है। सिंपल सा बोल देता क्वेश्चन में, टाइम लैग 1/4 है तो भी चलता। साप्ताहिक भुगतान होने का मतलब होता है टाइम लैग, समय विलंबना 1/4। तो वेजेस वाले में 1/4 मान के बनाएंगे अपन, ठीक है। इस वर्ड का मतलब यही है, वो और लिख दूंगा मैं, समझ जाओगे। तो 100 रुपए का किराया वह में शामिल है जिसका भुगतान मासिक होता है। जो एक्सपेंस है ना उसके अंदर कोई खर्चा वर्चा शामिल होगा जो कि हर महीने चुकाया जाता है। ये अच्छी बात है, आसान है। 1 अप्रैल को रोकड़ शेष 3000, बैलेंस लिख देंगे 3000। कंपनी प्रत्येक माह के अंत में इससे कम राशि रखना चाहती है तो इससे अधिक राशि को 100 के, 1 मिनट ना, सॉरी कोई आवाज लगा रहा था। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा खास है, बोल रहा है 1000 के रोकड़ शेष 3000 था, वो तो बैलेंस है। कंपनी प्रत्येक माह के अंत में इससे कम राशि रखना चाहती है, इससे अधिक राशि को 1000 के गुणांक में स्थायी जमा खाते में जमा करना चाहती है, फिक्स डिपॉजिट करना है। कितना टाइम हुआ यार, 17 मिनट, चलो हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट करने के लिए ना पहले सोचो तो यार, कॉलम कितने बनेंगे, कितने, अप्रैल से जून बोला है क्या, बिल्कुल, कहां बोला है, हाँ अप्रैल मई जून, और कुछ तो बोला नहीं है। चलो बाद में सोचेंगे। वो एफडी वाला मैं समझाया नहीं, लास्ट पॉइंट चाहिए, स्थायी जमा खाता में डस्टर का रख दिया। स्थायी जमा खाता बोला है ना, उसको मैं समझाया नहीं हूं, समझाऊंगा, ठीक है। ये सब मिटाते हैं, इसकी जगह फ्रेश क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में बनाने की कोशिश करूंगा, और गलती होता है तो नजर रखना, क्योंकि गलती मुझसे भी होता है ना। कैश बजट फॉर अप्रैल टू जून, बैलेंस, रिसिप्ट, बैलेंस देखो दिया क्वेश्चन में लास्ट तरफ 4th पॉइंट में 3000। अच्छा महीना लिख लेते हैं, अप्रैल मई जून। जो रिसिप्ट है उस रिसिप्ट में एक तो कैश सेल आएगा, ठीक है। कैश सेल कितना परसेंट बोला है, देखो नीचे फर्स्ट पॉइंट, विक्रय का 20% नकद लिखा है ना, 20%। और एक आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें बोल रहा है आधा अगले महीने में पेमेंट होता है, ऐसा कुछ बोला है, ये तो पिछले क्वेश्चन का था। चलो सेल देखो कितना है, हमें अप्रैल मई जून का चाहिए, ढूंढ के बताओ। 18,000, 17,000, 16,000, देखा 18,000 का 20%, 18,000 का 20% 36, 17,000 का 20% 34, 16,000 का, हाँ 36, 24 और 3600, 3400 और 3200 आएगा। 20% निकाल के देख लेना अपने अपने सेल का। कलेक्शन फ्रॉम डेटर में
अप्रैल मई और जून का चाहिए। जरा सोचो, इससे पहले जो मार्च में सेल किए होंगे उसका आधा पेमेंट यहाँ मिलेगा, आधा मार्च में मिल जाएगा, आधा अप्रैल में, अप्रैल का आधा अप्रैल में, आधा मई में, फिर मई का आधा मई में, आधा जून में, और जून का आधा जून में, आधा जुलाई में। लेकिन जुलाई तो बना नहीं रहे, तो तुम लोग खुद बताओ कि कौन कौन सा महीना का नाम लिखूंगा। एक मार्च, अप्रैल, एक मई और एक जून। मार्च से ही क्यों चालू किया, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि मार्च का पेमेंट मार्च में आधा मिलेगा और अप्रैल में आधा, तो अप्रैल वाला कॉलम हमारे पास है, इसलिए मार्च से चालू की। ठीक है, अगर तुम लोग फरवरी का चालू करोगे, फरवरी का पेमेंट फरवरी में आधा और मार्च में आधा, फरवरी और मार्च पे पेमेंट होगा, क्या फरवरी और मार्च का कॉलम हमारे पास है? नहीं ना। ऐसे सोचा करो, है ना। देखो 20% नकद में बेच दिए, तो बाकी कितना परसेंट? 80% का वसूली होगा। तो सेल जितना है मार्च का सेल देखो कितना है, कहा गया मार्च का सेल 15,000 है, उस 15,000 का 80% निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। इसी तरह अप्रैल का सेल देखो 18, 17, 16, 18,000 का 80% निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, और आधा अप्रैल में, आधा मई में, आधा। उसी तरह 17,000 होगा, देखो 17,000 का 80% करेंगे, फिर उसका आधा मई में, आधा जून में, फिर 16,000 है। ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके अमाउंट छाप देना तो भी चलेगा। ठीक है, इधर 0 कर लेता हूं, यहाँ 0 और 1/2, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ठीक है ना, 1/2 लिखूंगा बस, चलेगा। चलो मार्च का कैलकुलेशन करते हैं। 15,000 का 80% डिवाइड बाय 2, यह आएगा 6,000, मार्च का अप्रैल में आएगा। फिर 18,000 का 80% डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7,200 अप्रैल का अप्रैल में आएगा और एक मई में आएगा। फिर 17,000 का 80% डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6,800 मई का मई में आएगा और एक जून में आएगा। इसका देखते हैं, 16,000 का 80% डिवाइड बाय 2 तो 6,400 जून में और 6,400 जुलाई में, तो जुलाई तो नहीं बना रहे। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। और कुछ रिसिप्ट वगैरह में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये रिसिप्ट का टोटल आ जाएगा, ए नंबर लिख लेंगे। फिर पेमेंट्स, पेमेंट में तुम्हारा कैश परचेस 10% बोला है, और एक आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स में क्या क्या बोला देखो, कहाँ गया, उधार क्रय का भुगतान माह के अगले महीने में होता है, यानी मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में और मई का जून में। तो हमारे पास अप्रैल मई जून है, इसलिए मार्च अप्रैल मई लिख दिया। ठीक है, तो परचेस देखो, परचेस है तुम्हारा कौन कौन से का, अप्रैल मई जून का देखो। अप्रैल का तुम्हारा 10,000, 10,000 का 10% होता है 1,000, फिर 9,000 का 10% 900, और 7,000 का 10% 700 का कैश परचेस। अब उधारी में खरीदे अपन 90%, भाई 10% नकद में खरीदे बाकी उधारी, तो 90% का हिसाब लगाएंगे और उसके बाद वाले महीने पेमेंट करेंगे। तो मार्च का देखना, यहां सीधा लिख देता हूं यार, मार्च का कितना है 8,400, तो 8,400 का 90% लगा लेते हैं। अप्रैल का कितना है 10,000, 10,000 का 90% लगा लेते हैं। और मई का कितना है 9,000, तो 9,000 का 90% लगा लेते हैं। करके देखो 8,400 इंटू 90%, तो आएगा 7,560। 10,000 का 90% ये हो जाएगा 9,000, और मई का आएगा जून में 9,000 का 9% 8,100। ये तो आसान था, कुछ खास नहीं है। चलो और देखो तो क्या बोला है, एक वेजेस है और एक एक्सपेंस है। अच्छा, वेजेस के अंदर ना कुछ शामिल है, पढ़ के देखो। पॉइंट नंबर 3, मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान होता है, तो यानी वेजेस का 1/3 पेमेंट करेंगे, सॉरी 1/4 पेमेंट करेंगे, क्योंकि साप्ताहिक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो चौथे हफ्ते का पेमेंट अगले महीने में चल देगा, इसलिए 1/4। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कौन कौन से महीने का आएगा, अब मार्च से चालू करेंगे अपन, क्योंकि मार्च का जो 1/4 है वो कहाँ जाएगा, अप्रैल में। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च का 0 और 1/4 है ना, इधर 3/4 और 1/4, यहाँ भी 3/4 और 1/4,
और यहाँ पे होगा 3/4 और अगले महीने में 0 चल देगा। ठीक है, ये समझ जाओगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी देखो वेजेस कितना है, कहाँ गया वेजेस, मार्च से चालू करेंगे। मार्च का वेजेस है तुम्हारा, लाइन में बड़ा मुश्किल है, 4,400। 4,400 का 1/4 होता है 1,100। कैलकुलेटर चला के देख लेना। फिर दिया है 4,800। 4,800 का 1/4 कितना होता है, 12। 4,800, 12×4 = 48, ठीक तो है रे। 4,800 भागे 4 तो 1,200। अप्रैल इधर आएगा 3,600, इधर आएगा 1,200। ठीक है, उसी तरह मई का देखो, 4,000 का, इधर आएगा 3,000, इधर आएगा 1,000। और जून का 3,600 है, 3,600 का इधर आएगा 2,700। 3,600 का 3/4 कितना होता है, 3,600 भागे 4 × 3, हाँ 2,700, सही तो सोचा था रे। चलो ये तो हो गया, वेजेस हो गया। और एक एक्सपेंस बचा है। एक्सपेंस के अंदर एक 100 रुपए का रेंट शामिल है जिसका मासिक भुगतान होगा, तो रेंट नाम से 100 रुपए हर जगह लिख देते हैं। चलो, और उसके जो बाकी खर्चे हैं एक्सपेंस के नाम से, एक्सपेंस देखो अप्रैल का कितना है 1400। 1400 में 100 रुपए रेंट का चला गया तो बचेगा कितना, 1300। उसी तरह इसका बचेगा 1100 और इसका बचेगा 900। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट अब ये समझा नहीं रहा हूं, मुझे लगता है मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सारा हो चुका। अब हिसाब लगाते हैं। बैलेंस निकालने के बाद एफडी करने के बारे में सोचना है। अभी तो बैलेंस निकला भी नहीं है, अभी थोड़ा और काम बाकी है। तो पहले जोड़ते हैं, पेमेंट का जोड़ते हैं। 1,000, 7,560, 1,100, 3,600, 100 और 1,300। इधर आएगा 14,660। इधर देखते हैं 900, 9,000, 1,200, 3,000, 1,100 और 100 होगा 15,300। और इधर 700, 8,000, 100, 1,000, 2,700 और 1,000 होगा 13,500। चलो ये पेमेंट साइड का टोटल हो गया। रिसिप्ट का भी कर लेते हैं। 3,000, 3,600, 6,000, 7,200, यहाँ रहा है मेरा 19,800। 19,800 में से 14,660 माइनस कर लेते हैं। 5,140 बोला है, तो ये बैलेंस बच रहा है फिलहाल मेरा 5,140। ये बैलेंस किसी और तरीके से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, साइड में a माइनस बी करके। देखो तो आंसर में क्या दिया, 5,140। और बोल रहा है कि 3,000 पैसा बैंक में, 3,000 रख के बाकी पैसा बैंक में जमा करो, सॉरी एफडी करो, है ना। तो बताओ तो कितना एफडी करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा। यहाँ पे एक एफडी लिख लेते हैं, एफडी माइनस करना है। 3,000 का बैलेंस बचाना है तो एफडी कितना होगा, 3,000 का बैलेंस बचाने बोला है ना पक्का। इससे कम राशि रखना चाहती थे, इससे अधिक राशि को 1,000, 3,000 जमा करेंगे एफडी में। इससे 3,000 जमा करेंगे एफडी में। अब 3,000 क्यों जमा कर रहे हैं एफडी में, तुम लोग सोचो जरा। तो बचेगा 2,140। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल कितना है। 3,000 से ज्यादा पैसा अगर हमारे पास होगा, हमारे पास 3,000 ज्यादा पैसा है, 5,140 है, जाहिर सी बात है। अगर इससे ज्यादा पैसा होगा तो 1,000 के मल्टीपल में बैंक में जमा कर दो। ठीक है, 1,000 के मल्टीपल में, इससे कम अमाउंट रखना है, 5,000 से कम अमाउंट बचाना है। अगर खुद सोचो, अगर मैं 2,000 बचाऊं, है ना, मान के चलो 1,500 बस बचाऊं, तब तो 4,000 से ज्यादा पैसा जमा हो रहा है। 3,000 के नियर बाई का सोचो, 3,000 के नियर बाई का मतलब, अब इसको समझाने के लिए कोई तरीका, एक काम करता हूँ, तीनों बता लेता हूँ फिर एक बार फिर से बताऊंगा। अब ये 2,140 का बैलेंस आया, 2,140 यहाँ छाप देंगे, तो 2,140 प्लस 3,400 प्लस 7,200 और 6,800, यहाँ आएगा 19,540। इसमें माइनस करेंगे 15,300, तो बचेगा 4,240। 4,240 बचा है, ठीक है। और इससे कम बैलेंस रखना है। कम बैलेंस रखने का मतलब कितना जमा कर सकते हैं अपन, मुझे तो 1,240, अच्छा 1,000 के मल्टीपल में जमा करना है तो 1,000 जमा कर सकते हैं, नहीं 2,000 जमा कर सकते हैं। 1,000 जमा करेंगे तो जरा सोचो, 1,000 अगर मैं जमा करूं सपोज, ठीक है, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 3,240। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 3,000 से कम का बैलेंस बचाना है, ठीक है। 1,000 के मल्टीपल पे जमा करना है, मतलब ये जो एफडी वाला लाइन है, एफडी वाला लाइन, इसमें 3,000, 5,000, 6,000, 2,000, 1,000 ऐसा ही 1,000 के मल्टीपल में आएगा।
तो अगर मैं यहाँ 2000 जमा करूं तो मुझे परफेक्ट लग रहा है। 2000 जमा करूंगा तो 2240 का बैलेंस बचेगा। देखो तो अरे में गड़बड़ किया हूं क्या? अरे क्वेश्चन पलट गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 ना। ठीक तो है 2240, और 2240 को अगले महीने, ठीक है, 2240 प्लस 3200 प्लस 6800 प्लस 6400 तो आएगा 18640। इसमें माइनस करेंगे 13500 तो बचा 5140। अब 5140 है, मुझे 3000 से कम का बैलेंस बचाना है, 3000 के नियर बाई कम का बैलेंस, और 1000 के मल्टीपल में यहाँ आना चाहिए। अगर सोचो मैं अगर 1000 जमा करूं बैंक में सिर्फ, तो बचेगा कितना? 4140। सूट कर रहा है क्या? नहीं, 3000 से ज्यादा हो जा रहा है, 3000 से कम बचना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ 2000 जमा करूं तो 3140 बचेगा, ये भी सूट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ 3000 जमा करूं तब बचेगा 2140, जो कि फाइनल आंसर होगा हमारा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये फाइनल बैलेंस है हमारा, ये समझ आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था और टाइमिंग भी परफेक्ट था। 31 साढ़े 31 मिनट में पूरा कवर हो गया। इसको नोट करो बिंदास। कोई भी समस्या डाउट वगैरह आता है तो बिंदास पूछा करो, स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्लास में कुछ नया वीडियो बनाएंगे, मतलब इसी चैप्टर का। चलो मिलते हैं, और बिंदास डाउट पूछना।